हेलो एवरीवन, दिस इज़ नभ्य गुप्ता एंड मैं क्लास 12 पास एक स्टूडेंट हूँ जिसने इस साल नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, नीट यूजी, और उसको क्लियर भी किया है मैंने। एंड रिज़ल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ काउंसलिंग हो जाएगी तो कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूँगा। और नीट 2025 का जो एग्ज़ाम है मैंने क्लास 12 के साथ ही क्लियर किया अपने, और इसी साल मुझे कॉलेज भी मिल जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि इस साल जो पेपर आया था उसका लेवल तो आप सबको पता ही होगा, उसकी टफनेस लेवल के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो उसका स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया था, राइट। तो ऐसे में मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया था कि जो भी नीट 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि आखिरकार नीट 2026 का जो प्रिपरेशन है उसको करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्या हमें अब आईआईटी के लेवल के क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या फिर क्या हमें अपने प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बहुत टफ चीज़ें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई मीन क्या होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि हमसे बेसिक्स तो हो नहीं पाते, हमसे नॉर्मल क्वेश्चंस तक तो सॉल्व होने में हमें बहुत मेहनत पड़ती है, तो हम कैसे करेंगे। कई लोग बहुत डीमोटिवेटेड भी फील कर रहे थे 2025 के बाद। तो इसीलिए क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया है, मैंने क्लियर किया है इसको, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने वॉइस को आप लोग तक पहुंचाने के लिए एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए जिसके थ्रू मैं आप लोग को ये डिलीवर कर सकूंगा कि आखिरकार मैंने अपने टाइम में कैसे प्रिपरेशन की थी और किस किस बात का ध्यान रखा था मैंने। और डेफिनेटली जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी अगर आप उसको कर ले जाते हो, कि पहली बात तो जो मैंने किया था वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब उतना तो आपको करना ही चाहिए। और अगर आप और करना चाहते हो तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, यू मे गो फॉरवर्ड। मैंने 11th एंड 12th की में अपनी प्रिपरेशन नीट के लिए कोटा से की थी, और इस चैनल का पर्पस मेरा बेसिकली ये रहेगा कि मैं आप लोग को चैप्टर वाइज गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। मतलब कई लोग होते हैं जो ओवरऑल गाइडेंस तो बता देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन मैं आप लोग को टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। गाइडेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बैठ के किसी चैप्टर को पढ़ाने लगूंगा, या क्योंकि आई एम नॉट अ टीचर, राइट, आई एम अ स्टूडेंट ओनली। तो मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोग को पढ़ाने बैठ जाऊँ, और वो सही भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब में आज की डेट में बहुत सारे रिनाउंड टीचर्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने लेक्चर्स को कितने ब्यूटीफुली डिलीवर किया हुआ है, राइट। तो ऐसे में मेरा वो करना बेसिकली कोई सेंस नहीं रखेगा, राइट। तो इस चैनल के थ्रू मैं आप लोग को क्या करूँगा कि जो भी चैप्टर्स हैं हमारे 11th और 12th के, उनका डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन करूँगा अपने नोट्स के थ्रू, अपने जो मैंने वहाँ पे नोट्स बनाए थे लास्ट 2 ईयर्स में उसके थ्रू करूँगा, और टॉपिक वाइज आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी एक आइडिया है कि स्टूडेंट्स को किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आती है। और अगर मुझे फील होगा कि हाँ इसमें दिक्कत आती है तो मैं आप लोग के अपने वीडियो के नीचे YouTube के वो वीडियोस अटैच कर दूंगा, उनकी लिंक्स अटैच कर दूंगा, जो अगर आप लोग देखोगे तो आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हम सब लोग क्लास में पढ़ते हैं, हम सब लोग 1 आवर 1.5 आवर का लेक्चर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए ही ये चैनल है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को अप्रोच की दिक्कत आती है कि आखिरकार ठीक है हमें पता है कि ये फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में, बट इन्हें याद कैसे करें, या इतने मेमोराइज कैसे करें, या उसको यूज़ भी कैसे करें। कुछ फॉर्मूले तो बस लिखवा दिए जाते हैं और आज तक समझ नहीं आता कि उनका यूज़ क्या है। और इवन मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत ईजी चीज़ों को भी फार्मूला बना के उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, इस सबसे आप बच जाओ, इसीलिए ये चैनल बनाया गया। इसके अलावा भी मैं आप लोग को बहुत सारे और चीज़ों को लेके भी गाइडेंस दूंगा। जैसे कई लोगों को टेस्ट को लेके बहुत कन्फ्यूजन आती है कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी बेस्ट है, टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, टेस्ट का एनालिसिस कैसा करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का एनालिसिस। तो उस पर आगे चल के हम बात करेंगे। साथ ही साथ कब तक आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, कब तक आप लोग को क्या की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टेस्ट की देने की। तो इन सब छोटी छोटी बातें, क्योंकि आपको पता है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा ले आती हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा 23 लाख बैठ रहा है, लेकिन सिलेक्शन हज़ारों में हो रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग को, आपके पास मिस्टेक करने का स्कोप नहीं होना चाहिए। आप, एक होता है कि आप खुद गलती करो फिर उससे सीखो, और एक होता है कि आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें गलत है, और आप अप्लाई कर लो। क्योंकि नीट यूजी अगर आप टाइमली क्लियर कर लोगे, कि आपको पता है कि मेडिकल जर्नी कितनी लंबी है, तो ऐसे में टाइमली क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो उसका बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा अपने चैनल में।
उसके अलावा मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगा, जो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग को बता देनी चाहिए ताकि आप लोग की पूरी हेल्प हो जाए, राइट। मैं अपने चैनल के थ्रू मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ही डिस्कस करूँगा, बायोलॉजी की वीडियोस करूँगा लेकिन वो थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करूँगा, राइट। पहले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नीट 2025 का पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जिनके मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो में पहले हम उन्हीं पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। उन क्वेश्चंस को देख के आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि आप लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस के बाद उनको एक बार निकाल लिए हैं और उसी से हम लोग उन्हीं को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे, राइट। सब्जेक्ट वाइज उसको देखते हैं और मैं आप लोग को फिर अपने सारे इनपुट शेयर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो पहले ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो इजी है, ये सॉल्व आराम से हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन को मैं यहाँ इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ ज़रा आप ऑप्शंस को गौर से देखिए। क्या ये ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है? और इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन हुई है उसके बाद फाइनल आंसर जो गया था वो सेकंड ऑप्शन गया था, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि अब उस वक्त क्या था कि आपको पता है कि क्वेश्चन लेंदी है, तो ऑब्वियसली आप इसको छोड़ सकते थे, इसको बाद के लिए छोड़ सकते थे, अगर टाइम बचता तो इसको देख लेते। कहने का मतलब ये है कि आपको पेपर से ये सीखने को मिला कि हमें ये चूज करना आना चाहिए कब किस क्वेश्चन को करना चाहिए, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन है रेक्टिफायर वाला। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये जो रेक्टिफायर वाला जो क्वेश्चन आया था, इसमें तो फाइनल आंसर की में आंसर इसके दो ऑप्शन दे दिए गए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 4 भी दिया गया। खैर ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना था क्योंकि इसमें डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन हुई थी, तो इसलिए ऐसा दिया गया क्योंकि जो 11th-12th के स्टैंडर्ड में इतना डिस्कशन नहीं किया जाता, इस वजह से ऐसा हुआ था। कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन की वजह से काफ़ी चेंजेस हो गए थे रैंक्स में भी, राइट। अब नेक्स्ट है, ये सिंपल लॉजिक गेट पे क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा लॉजिक गेट पे बेस्ड है। तो लॉजिक गेट तो इजी टॉपिक है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लॉजिक गेट नाम की टॉपिक ना ही सिलेबस पे मेंशन है और ना ही एनसीईआरटी में इसका कोई डिस्कशन है, फिर भी इस पे क्वेश्चन हर साल आप देखिए एक जरूर आता है। दैट मीन्स हम लोग को वो सारा कंटेंट कवर करना है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा रहा है और साथ ही साथ जो आपके टीचर्स आप लोग को पढ़ा रहे होंगे, राइट। पूरा आप छोड़ नहीं सकते हो। फिर उसके बाद फेमस सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब ऑब्वियस की बात है, अब या तो आप अलग लोगों ने अलग अलग लॉजिक से इसको सॉल्व कर लिया, बट उस प्रेशर के मोमेंट में ये रिकमेंडेशन थी कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके ऑप्शंस भी ऐसे बने थे। तो फिजिक्स को लेके तो बाकी आप सब जानते ही कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी, राइट। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये वाला सेम वही क्वेश्चन। अब इसमें भी अगर आप गौर से देखिए तो जो सेकेंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत क्लोज ऑप्शन है, कैलकुलेशन भी कुछ ऐसी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको या तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज करें, बट इसमें क्या है कि ऑप्शन बहुत क्लोज था। तो कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ सीखने को मिली कि हर क्वेश्चन आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। हाँ, ये दोनों क्वेश्चंस को लाने का पर्पस मेरा ये था कि इस साल बहुत स्ट्रेंजली स्टीरियो आइसोमेरिज्म से दो सवाल पूछे गए हैं और दोनों में ही इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म था। दैट मीन्स ये क्वेश्चन ही शो कर देता है कि पेपर का लेवल अच्छा सेट किया गया था, क्योंकि जनरली एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे सवाल बनता था, बट ये दोनों सवाल इंक्लूडिंग पे बेस्ड थे। तो कहने का मतलब है हमें अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी ऐसा रखना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग बने, केवल रट्टाफिकेशन रॉट लर्निंग से बात नहीं बनेगी। ये दोनों सवाल इसके प्रूव है। फिर ये वाला क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या हो गया था कि इसमें दो आंसर देने पड़ गए थे, ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 4 भी। रीजन क्या है कि दोनों ही न्यूट्रल स्पीशीज है और हम सब जानते हैं कि जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं उनका कंडक्टेंस ऑलरेडी सबसे कम होगा, राइट। बाकियों में आप देख लो आयंस आ रहे होंगे, जैसे इसमें 2 आयंस आएंगे और इसमें 4 आयंस आ रहे होंगे, राइट। तो कोई बात नहीं, जिसने कोई एक भी किया होगा उसको मार्क्स मिल गए होंगे। क्वेश्चन ईजी था। ये क्वेश्चन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब एक्चुअल में क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो क्लास में पढ़ा दी जाती है, बट ये बात की गैसियस लॉ का जो
है गैलोसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वो एक्सप्लेन हो रही है इस थ्योरी से। ये बात जनरली क्लासरूम में नहीं बताई जाती है जनरली, राइट। अगर बता दी जा रही तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, ये प्योरली एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस आज की डेट में बिल्कुल बनी हुई है, बायोलॉजी के लिए नहीं, मतलब बायोलॉजी के लिए तो है ही, बट केमिस्ट्री के लिए भी है। कुछ एरियाज जो आपको पता होने चाहिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये वाला। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का फेमस क्वेश्चन आया था सॉल्ट एनालिसिस वाले टॉपिक से। अब सॉल्ट एनालिसिस जो नई टॉपिक 2024 में ऐड हुई है नीट के सिलेबस में, उससे एक बहुत इजी सा क्वेश्चन था जिसमें सिंपली आपको ग्रुप मैचिंग करनी थी। तो ये क्वेश्चन इजी है। इसमें मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि सॉल्ट एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस से और भी चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में केवल सॉल्ट से ही क्वेश्चन बन रहा है हर साल। तो डेफिनेटली ये 2026 में भी इससे सवाल बनेगा, और अब इस बार उम्मीद है कि सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी अभी ये लेटेस्ट ऐड हुई थी, इसलिए क्वेश्चन एकदम बेसिक पूछे जा रहे हैं, बट डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन का लेवल बढ़ने की पूरी चांसेस है, राइट। बायोलॉजी वाले सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में कंट्रोवर्सी बहुत क्वेश्चंस में देखने को मिला। जैसे ये वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही है, बट इसमें लोगों को कंफ्यूजन सेकेंड ऑप्शन में हुई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, बात बिल्कुल सही है, बट प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से भी निकलता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अल्टीमेटली ओवरी का पार्ट है, सेम रिलैक्सिन के साथ है। रिलैक्सिन का मैचिंग जो दी गई है वो ओवरी के साथ दी गई है आंसर में, लेकिन रिलैक्सिन कॉर्पस ल्यूटियम से ही निकलेगा जो कि ओवरी का पार्ट है। कहने का मतलब है कि ये दोनों एक साथ ऑप्शंस में नहीं होने चाहिए थे वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, ये क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, ये तो हर जगह एनसीईआरटी में लिखा ही हुआ है, और रिलैक्सिन के लिए स्पेसिफिकली एनसीईआरटी लिखती है, राइट, कि ऑल्सो फ्रॉम द ओवरी करके। ऑल्सो क्यों? क्योंकि पहला तो हमारा प्लेसेंटा है, तो दूसरा ओवरी, राइट। तो वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी एनसीईआरटी की बातों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। हाँ, वो बात करेक्ट होनी चाहिए, ये जरूरी है। मतलब कभी कभी हो जाता नहीं कि एनसीईआरटी में कोई छोटी सी मिस्टेक हो तो वो फिर नहीं काउंट होगी। अगर वो बात करेक्ट है तो फिर वो बिल्कुल वर्बैटम चलेगा, वर्ड टू वर्ड चलेगा, राइट। नेक्स्ट, एपिटम वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हुई थी कि इसमें लोगों को कंफ्यूजन हुआ था सेकंड स्टेटमेंट में, क्योंकि इसमें लिखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और लोग कह रहे थे कि यहाँ पे केवल पॉलन जो ब्रेन की जो सेल्स है उन्हीं को नरिशमेंट देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए ने बिल्कुल इसको सही माना है और इसका आंसर विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना है। तो खैर ये कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था, लेकिन ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वही बात है कि एनटीए करेक्ट चीज़ों को इंपॉर्टेंस देती है। एनटीए ने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जो बात करेक्ट है बाय नॉलेज उसको इंपॉर्टेंस दिया है, तो ये क्वेश्चन उसका प्रूव है। कहने का मतलब है अगर आगे चल के भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वो लाइन एनसीईआरटी की नहीं है लेकिन वो बात करेक्ट है, तो आंसर बिल्कुल उसको करेक्ट मानेगा, राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को लाने का पर्पज ये था कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में बिल्कुल भी ये कंटेंट डिस्कस नहीं किया गया। ट्विंस वाला जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में नहीं है, ट्विंस एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट क्या होता है कि मैक्सिमम जगह इस चीज़ को पढ़ा दिया जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग को जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जा रहा है उसको बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये वाला पहले में देख लेते हैं इस वाले को। अब ये जो क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। जो फर्स्ट टर्मिनल होता है हमारे प्रोटीन चेन में, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम लोग एन टर्मिनल, और बाद वाले को हम लोग बोलते थे सी टर्मिनल। ये बात पढ़ाई जाती है क्लास 11th में, लेकिन इसी का एक एप्लीकेशन जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट से पूछा गया है, जो आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ाया जाता है क्लास 12th में। तो कहने का मतलब है ये क्वेश्चन प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी अब से पेपर में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। दैट मीन्स आप लोग को केवल मतलब जैसे जो माना जाता है कि बायोलॉजी केवल रटने का सब्जेक्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए क्वेश्चन कितना अच्छा फ्रेम किया गया था, राइट। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, पेडिग्री वाला। पेडिग्री वाले क्वेश्चन में आंसर 1/4 दिया गया है, जो कि ठीक है। कंफ्यूजन लोगों को ये मिली कि आखिर ये अगर ये एक्सलिंक्ड डिजीज है तो एक्सलिंक्ड में जो फीमेल होती है, एक्सलिंक्ड की फीमेल ही कैरियर हो सकती है, मेल कभी भी कैरियर
नहीं हो सकता। तो लोग जो प्रोबेबिलिटी हम लोग जो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे वो 1/2 भी कई लोग निकाल रहे थे। रीजन कि उन्होंने केवल फीमेल चिल्ड्रन को कंसिडर किया, क्योंकि कैरियर हमेशा फीमेल होती है, क्वेश्चन में कैरियर बोला गया था, तो फीमेल को ही कंसिडर किया जाता है इस लॉजिक से। लेकिन एनटीए ने इसको नहीं माना, एनटीए ने बिल्कुल उसी को माना कि आपको सारे चिल्ड्रन को कंसिडर करना था, तो इसलिए आंसर 1/4 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिक 11th-12th के लेवल में ऐसे ही स्टडी करते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजी है, स्ट्रेट है। इसमें दिक्कत बस ये आई है कि लोगों को फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूजन थी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रोसेस होता कैसे है। गोल्जी एपरेटस ये काम करता है और रीजन बता रहा है कैसे करता है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को कंफ्यूजन है कि क्यों करता है, एक्सप्लेन होना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि उसने पूरे प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया। एंड मार्क माय वर्ड, जब भी रीजन इस टाइप का हो जो एजर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हो, उसके मेंशन किसी फेनोमेना को, तो वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन माना भी जाता है। आगे एजर्शन रीजन पे भी बेस मैं अपने इसी चैनल में बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जब बायोलॉजी का डिस्कशन करूंगा, तो उससे आप लोग को एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस मिल जाएगी एजर्शन रीजन की, राइट। फिर उसके बाद फेमस पिग वाला क्वेश्चन। अब पिग वाले क्वेश्चन में बहुत पहले बात तो बहुत लोगों को नॉन वेज और वेज में कंफ्यूजन हुई है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। पिग को वेज माना है एनटीए ने, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, राइट। मतलब पहला वाला तो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा वाला लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, इसे बहुत स्मार्टली एनसीईआरटी यहाँ पे डिस्कस किए गए। इसको इनकरेक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि पिग वैस्प एंड पिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज इट कंप्लीटेड ट्राई साइकिल इन पिग फ्रूट एंड पिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड। यहाँ पे दिक्कत हुई है, पिग का फ्रूट कभी भी पॉलिनेट नहीं होगा। या तो होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, या तो होना चाहिए था इनफ्लोरेसेंस जो कि वर्ड एनसीईआरटी का है, या फिर होना चाहिए था फ्लावर, राइट। एनसीईआरटी ने इनफ्लोरेसेंस वर्ड को यूज किया हुआ है, राइट। तो इस वजह से इसमें बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट ऐसा आंसर दिया गया है एनटीए ने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत डीप लेवल पे बनाया गया था, स्पेशली सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट तो चलो ठीक है, वो तो आपको नॉलेज होगी तो आप कर लोगे, बट सेकंड स्टेटमेंट अच्छा था इसमें। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के जो इंट्रो दिया जाता है जब आप यूनिट इंट्रोडक्शन देखते हो, एनसीईआरटी में जो यूनिट इंट्रोडक्शन होता है वहां का ये सवाल है। तो यूनिट इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से ये लिया गया है। कहने का मतलब है एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, बट कैसे पढ़नी है? लाइन तो आपको याद करनी है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, तब जाके आप बायोलॉजी में एक बहुत परफेक्ट स्कोर ला पाओगे। ये सारी चीजें इस पेपर से समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आप लोग सूडोसिलोमेट हम सब क्लास में पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी ने तो बहुत बहुत इजी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन फिर क्या हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें उसका अप्लाई किया गया है कि वो कैसे आप सूडोसिलोमेट को कैसे समझ पा रहे हो, उसको उस तरीके से इन्होंने पूछ लिया है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है तो इजी, बट इस क्वेश्चन में लोगों को जो दिक्कत आई है वो ये है, डी वाले में कई लोग का कहना है कि एनसीईआरटी ने जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक है, केमिकल कंट्रोल वाला, उसमें जब कॉर्टिसोल डिस्कस होता है वहां पे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस भी लिखा हुआ है, इस वजह से ऐसा ऑप्शन है। बट एक्चुअल में मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली फ्रेम ही किया गया है आपका सर्कुलेटरी वाले पोर्शन से, सर्कुलेटरी वाले पोर्शन में वहां पे इसको डिस्कस किया गया है, और इसीलिए एनटीए ने डी वाले को कंसिडर ही नहीं किया और आंसर केवल ए बी एंड सी ओनली दे दिया, राइट। तो ये थे वो क्वेश्चन जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था। इन क्वेश्चन को लाने का पर्पस मेरा ये था कि आप लोग को ये क्लैरिटी मिल जाए कि पेपर अब बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूं तो याद तो करना ही है आपको एक एक चीज, लेकिन कॉन्सेप्ट को भी इन्वॉल्व किया गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता तो क्या आप सूडोसिलोमेट वाला क्वेश्चन कर सकते थे, क्या आप पेडिग्री वाला क्वेश्चन कर सकते थे, क्या आप इवन ये वाला क्वेश्चन एंटीजन वाला एंटीबॉडी वाला कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, राइट। साथ ही साथ ट्विन वाले क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आया कि हमें जो एक्स्ट्रा बताया जाता है क्लासरूम में वो भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में हमें समझ में आया कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बनी हुई है और इवन बढ़ती जा रही है। आपको अगर याद होगा तो मैंने सारे क्वेश्चन तो यहाँ नहीं शो किए, बट यूजेस और कैटलिस्ट पे भी सवाल बना हुआ है इस साल, राइट। और फिजिक्स में तो हमें समझ में आता ही है कि
हमें सिलेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि हम लोग हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा नीट टाइम बेस्ड एग्जाम भी होता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। और बाकी तो फिर अलग अलग चैप्टर जब हम लोग डील करेंगे तो एक एक चीज़ चैप्टर वाइज बात कर रहे होंगे। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अगर यहाँ तक पूरे वीडियो को देखा, सुना और समझा, डेफिनेटली मेरा चैनल आप लोग को हेल्प करेगा नीट 2026 एंड इवन अहेड के लिए भी। राइट, थैंक यू सो मच।